फूड जो है ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? क्या फूड जो है सो सिर्फ प्लांट से ही हमें ऑब्टेन होते हैं? तो नहीं, फूड जो है हमें दो सोर्स से प्राप्त होता है। बहुत सारे हमारे जो फूड होते हैं वह प्लांट से प्राप्त होते हैं और बहुत सारे फूड जो होते हैं वह हमें एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। यानी कि हम लोग को जो फूड चाहिए वह उस फूड के लिए हम लोग प्लांट और एनिमल्स दोनों पे डिपेंड रहते हैं। तो हम लोग सोर्सेज देख लेते हैं कि फूड हमें कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि सोर्सेज ऑफ फूड। तो फूड के दो सोर्सेज हैं, कौन कौन? एक तो हो गया कि हमें प्लांट से मिलता है, प्लांट, और दूसरा हमें एनिमल से मिलता है। अब जैसे प्लांट से जो हमें फूड मिलते हैं वह आपने देखा होगा, जो सीरियल होते हैं, जो अनाज ग्रेन्स होते हैं वह हमें प्लांट से प्राप्त होता है। जो फ्रूट्स होता है वह हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है। जो वेजिटेबल्स होते हैं वह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्लांट से प्राप्त होता है। तो ये सब कुछ हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है। एनिमल से हमें क्या मिलता है? एनिमल से जैसे कि मिल्क जो हम लोग खाते हैं वह हमें एनिमल से मिलता है। मीट, मांस खाते हैं वह हमें एनिमल से मिलता है। अंडे जो खाते हैं वह हमें एनिमल से मिलता है। तो हमारा जो सोर्सेज ऑफ फूड है वह दोनों हो गया, प्लांट और एनिमल्स, यानी कि वी डिपेंड ऑन द फॉर द फूड ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों पर हम लोग फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। अब इसमें जो प्लांट है, ये जो प्लांट है इसको हम लोग ये क्या करता है कि ये अपना फूड जो है ये खुद तैयार कर लेता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स किसको बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स, है ना। ऑटोट्रॉफ्स किसको बोलेंगे? तो ऑर्गेनिज्म विच synthesize their own food। आप इसके पहले दोज लगा सकते हो, दोज ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, है ना। वैसे ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वह आप प्लांट को भी बोल सकते हो और एनिमल्स को भी बोल सकते हो। प्लांट और एनिमल दोनों को हम लोग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, है ना, दोनों को। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर कर लेता है, खुद सिंथेसाइज कर लेता है। सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रिपेयर करना। तो जो अपना भोजन खुद तैयार कर लेता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, वह जो ग्रीन प्लांट होते हैं वह सभी अपना फूड खुद बना लेते हैं। उनका फूड क्या होता है? तो उनका फूड होता है ग्लूकोज। वह कैसे बनाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं, प्लस वाटर उनको मिल जाता है, वाटर और मिनरल अर्थ से, और उसके बाद ये सनलाइट जो सन से मिलता है, तो वहां से सनलाइट और उनके पास पाया जाता है एक केमिकल जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। तो इन सब से को मिलाकर वह अपना फूड बनाते हैं और उस फूड का नाम होता है ग्लूकोज, C6H12O6। ये ग्लूकोज हो गया और उसके साथ ये ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो ये उनका फूड क्या होता है? ये ग्लूकोज होता है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा ये अपना फूड जो है ये तैयार करते हैं और इनका ये फूड का नाम हो गया ग्लूकोज, है ना। तो ये जो है सो क्या कहलाएंगे? प्लांट ऑटोट्रॉफ हो गया। उसके बाद एनिमल्स को देख लेते हैं। तो एनिमल्स जो होता है ये फूड के लिए किस पे डिपेंड रहता है? प्लांट पे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या प्लांट पे ही डिपेंड रहते हैं। तो एनिमल्स जो होता है इसको हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स किसको कहते हैं? तो दोज ऑर्गेनिज्म which cannot synthesize their own food।
जो जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड नहीं बना सकता उसको हम बोलेंगे क्या, हेट्रोट्रॉफ्स। तो ये जो एनिमल्स जो होते हैं ये अपना फूड खुद से नहीं बनाते, ये जो है क्या करते हैं, तो एनिमल्स जो होते हैं वह डायरेक्टली, एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स, है ना। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं वह सभी जो है वह डिपेंड होते हैं किस पर, प्लांट्स के ऊपर, यानी कि जो ऑटोट्रॉफ्स है ये तो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, लेकिन इनको जो है ये हम अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं और ये भोजन के लिए प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि सीधे डायरेक्ट पौधे को खाते हैं, है ना। यानी कि जितने भी हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वह सभी जो है सो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं किस पर, प्लांट पर। मान लीजिए कि ये प्लांट है, तो इस प्लांट को जो है, इस प्लांट को खा रहा है कौन, गोट, बकरी। तो ये क्या है, हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये हर्बीवोरस है, तो ये डायरेक्ट इसको खा सकता है ना, ये सीधे इसको, इस प्लांट को खा सकता है। तो इसको ये जो हुआ बकरी जो हुआ ये डायरेक्टली डिपेंड हो गया प्लांट पर। लेकिन मान लीजिए कोई कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि टाइगर, तो टाइगर जो है ये प्लांट को नहीं खा सकता है, ये प्लांट को डायरेक्टली नहीं खा सकता है, तो ये किसको खाएगा, ये मांसाहारी है, तो ये जो है सो किसको खाएगा, गोट को खाएगा, यानी कि ये बकरी को खाएगा। तो बकरी को खाएगा तो ये तो प्लांट को नहीं खा रहा है, तो ये प्लांट पर डिपेंड नहीं हुआ, नहीं, प्लांट पर ये डिपेंड है, लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंड है, क्योंकि इसका जो भोजन है वह गोट जो है ये खा रहा है प्लांट को, यानी कि प्लांट अगर होगा तब गोट होंगे, यानी कि बकरी होगा, और बकरी जब रहेगा तभी तो टाइगर खा पाएगा। तो गोट जो हो गया ये डायरेक्टली डिपेंड हुआ, लेकिन टाइगर जो हो गया वह इनडायरेक्टली डिपेंड हो गया किस पर, प्लांट पर। तो क्रॉप्स का हम लोगों ने सोर्सेज को देखा, अब हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को देख लेते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग फूड के रूप में करते हैं, है ना। तो इसको कई ग्रुप में हम लोग यहाँ पर क्लासिफाई कर दिए। जैसे कुछ क्रॉप्स जो होते हैं वह सीरियल क्रॉप्स होता है, यानी कि जितना ज्यादातर हर्बेसियस जो होता है, जो हर्ब्स प्लांट होते हैं, जो आपको देखने में घास के जैसा लगेगा, जैसे धान है, गेहूं है, बाजरा है ना, तो ये सब हर्बेसियस प्लांट होता है। तो इसमें ये जो है सीरियल क्रॉप्स कहलाता है, व्हीट, पैडी, मिलेट, बैर्ली, है ना। और ये जो होता है रिच इन कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये हमारे फूड का एक मेन सोर्स है, या इसे हम लोग भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है पल्सेज क्रॉप्स। पल्सेज क्रॉप्स में क्या आता है, ग्राम, चना, मटर, है ना, ये सब ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, जिसको उड़द कहते हैं, मूंग कहते हैं, ये सब भी पल्सेज में ही आते हैं। और ये जो होता है ये प्रोटीन का बहुत ही बड़ा सोर्स होता है, रिच इन प्रोटीन होता है ना। तो ये भी हमारे फूड, इसको हम लोग फूड के रूप में इस्तेमाल करते रहते हैं। उसके बाद तीसरा जो क्रॉप्स का ग्रुप है वह है वाइल्ड सीड्स, है ना, जिससे हमें फैट या एमिनो एसिड प्राप्त होता है, फैटी एसिड प्राप्त होता है। तो वाइल्ड सीड से हमें फैट्स और फैटी एसिड प्राप्त होता है, ये हमें पाया जाता है, ये जो है ये भी हमें किसी न किसी क्रॉप से ही प्लांट ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, है ना, आलमंड हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सब जो है इन सब का जो सीड होता है उसे हमें वाइल प्राप्त करते हैं, और वह वाइल जो है सो हमें फैट या फैटी एसिड हमारे बॉडी को प्रोवाइड कराता है। उसके बाद क्रॉप्स में वेजिटेबल्स, जिसमें जितने भी सब्जियां होती हैं, जिसको हम लोग, बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिसको या तो हम लोग कच्चे खाते हैं या उसे बॉयल करके खाते हैं। तो ये सारे हमारे वेजिटेबल्स हैं, जैसे टोमेटो है, कैबेज है, स्पाइनेच है, रेडिश है ना, टर्निप है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं कि वेजिटेबल्स, ये सभी हमें क्रॉप से ही प्राप्त होते हैं, और इसमें से बहुत सारे को हम लोग क्या करते हैं, रॉ कच्चा ही खाते हैं, सैलेड्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और बहुत को हम लोग बॉयल करके खाते हैं। जैसे पोटैटो है,
तो पोटैटो को हम लोग बॉयल करके खाते हैं, रेडिश है ना, उसको हम लोग कच्चा ही खाते हैं, है ना। उसके बाद फ्रूट्स, ये भी जो है सो हमारा क्रॉप्स ही है, और फ्रूट्स जो है ये हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट भी है। इससे हमें क्या क्या ऑब्टेन होता है, तो ये हमें विटामिन्स को प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी को मिनरल्स को प्रोवाइड करता है, जो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी लाता है, हमारे बॉडी को ग्रोथ कराता है, हमारे बॉडी के सेल को रिपेयर करता है। अगर हमारा कोई घाव इंज्योर्ड हो जाता है, कट फट जाता है, तो उसको हील करने में मदद करता है। तो इट इज द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इसे हमें अपने फूड में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। तो ये हमें मिलता है कहाँ, बनाना से, ग्रेप्स से, मैंगो, ऑरेंज। आप बहुत सारे फ्रूट के बारे में जानते भी हैं और उसको खाते भी हैं। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, ये सब जो है सो हमारे बॉडी के लिए फूड के रूप में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, और ये सभी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो फूड जो है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसके इम्पोर्टेंसी को हम लोगों ने देख लिया। तो ये फूड जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश का जो पॉपुलेशन है वह है 1.37 बिलियन। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ये जो है सो हमारे देश का पॉपुलेशन है अभी नाउ डेज में, अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना है ना। और इस पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए हर साल लगभग 250 मिलियन टन अनाज की आवश्यकता पड़ती है ना। इस पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए इतना मिलियन टन अनाज पर ईयर चाहिए, है ना, पर ईयर, हर साल। तो इस पॉपुलेशन में को फूड प्रोवाइड करना है, हर एक इंसान को भोजन मिलना चाहिए, क्योंकि फूड जो है आपने देखा कि कितना जो है सो जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। अगर एक हेल्दी बॉडी हमें रखना है तो उसके लिए हमें फूड लेना ही पड़ता है। तो इतने बड़े पॉपुलेशन को फूड कैसे प्रोवाइड किया जाए, ये जो है सो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती का सामना आज से नहीं, वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं, और उसका सामना कर भी रहे हैं, और उसको हम लोग फुलफिल भी कर रहे हैं, उसको कंप्लीट भी कर रहे हैं। तो इस फूड के लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग आज प्रयासरत हैं। जो नोमैडिक्स थे वही लोग भी जो है फूड के लिए क्या करते थे कि घूमते रहते थे, वह अपना जो है सो जंगलों में भटकते रहते थे, जब फूड को कलेक्ट करते थे वहां से वो फूड लेते थे। लेकिन जब उन्होंने एग्रीकल्चर करना सीख लिया तो वे जो है सो किसी एक ही जगह पर वह जाकर अपना हैबिटेट बना लिए, वह अपना घर बना लिए, और उसी के आसपास के क्षेत्रों में फसल उगाने लगे। वहां से एग्रीकल्चर का प्रारंभ हो गया। अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है कि जो हमारा लैंड एरिया है, जो एग्रीकल्चरल एरिया है, वह धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो अब हमारे साथ समस्या आती है कि फूड का जो डिमांड है वह जो है बढ़ता जा रहा है, फूड का डिमांड जो है सो बढ़ता जा रहा है, और फूड को खेती करने लायक जो भूमि है वह जो है सो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। घटने के पीछे कारण ये है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो रहा है कि अधिक जनसंख्या होगी तो अधिक घर चाहिए लोगों को रहने के लिए, तो वे उस जगह पर घर बना रहे हैं जिस जगह पर पहले खेती होती थी। जहाँ खेती होती थी वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, अब वहाँ खेती नहीं हो रही है, बड़े बड़े इंडस्ट्री खुल गए, रेलवे लाइनें बिछ गई, नेशनल हाईवे सड़कें बन गई। तो ये सब कुछ होने से क्या हो रहा है कि जो हमारा खेती योग्य भूमि था, जिस जमीन पर खेती होता था, उस जमीन पर अब ये सब बन जाने के कारण अब वहाँ पर खेती नहीं हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, जो अनाज था प्रोडक्शन का, वह जो है सो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि अनाज को अधिक पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो अधिक अनाज को उगाने के लिए हमें अधिक भूमि भी तो चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, भूमि घट रहा है और पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यानी प्रोडक्शन घट रहा है और डिमांड बढ़ रहा है। इस चीज को फुलफिल करने के लिए इस दोनों के बीच में जो ब्रिज है, जो खाई है, उस खाई को भरने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट जो है सो दिन रात इस पर काम कर रहे हैं, है ना, कि किस तरह से जो है इसको फूड को हर आदमी को तक, हर इंसान तक इसको पहुंचाया जाए। तो इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट दिन रात काम कर रहे हैं। तो हमारे पास एक ही उपाय था कि हम
जो हमारे पास जमीन है उसमें प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। और इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक साइंटिस्ट थे 1960 में जिन्होंने ये काम शुरू किया था। वो साइंटिस्ट का नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। ये जो साइंटिस्ट थे स्वामीनाथन, तो एम.एस. स्वामीनाथन ने क्या किया कि जो हमारे पास सीड था उस सीड में जेनेटिकली उन्होंने इंप्रूव किया, है ना। जेनेटिकली इंप्रूव करने का परिणाम क्या हुआ कि फूड का जो प्रोडक्शन था वह कई गुना बढ़ गया। अब इससे क्या हो गया कि जो पॉपुलेशन था उस पूरे पॉपुलेशन को, सभी को जो पहले भूखे मर रहे थे, जिनको अनाज प्रोवाइड नहीं हो रहा था, उन सभी को अब आसानी से फूड मिलने लगा। तो ये जो स्वामीनाथन साहब ने जो स्टेप अपनाया, जो मेथड अपनाया एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, यह हर एक किसान को इसकी जानकारी कैसे हो, इसके लिए पूरे देश भर में एक प्रोग्राम चलाया गया। पूरे वर्ल्ड, पूरे कंट्री वाइड जो है सो इस प्रोग्राम को चलाया गया। और यह प्रोग्राम जो है कहलाया ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि जब तक किसान इस चीज को नहीं जानते, उस मेथड को नहीं अपनाएंगे, तो फिर जो है प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। तो इस मेथड को हर एक किसान को जानकारी हो जाए, हर एक किसान इस बात को जान जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक प्रोग्राम चलाया। और वह प्रोग्राम कहलाया क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसी तरह से और भी दूसरे क्षेत्रों में भी, जैसे कि दूध का, जिसको डॉक्टर भी क्यूरिन, उन्होंने क्या किया कि जो एनिमल्स और कैटल के जो ब्रीड थे, उस ब्रीड को उन्होंने इंप्रूव कर दिया। और इंप्रूव करने से क्या हो गया कि मिल्क का प्रोडक्टिविटी जो है वह कई गुना बढ़ गया। और मिल्क का प्रोडक्टिविटी बहुत अधिक बढ़ गया। इन्होंने और व्हाइट रिवॉल्यूशन ला दिया। इस प्रोग्राम को, इसको भी पूरे देश में इसको चलाया गया, जिसको व्हाइट रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। यानी कि रिवॉल्यूशन का मतलब कि चेंज, एक बदलाव। तो ये मेथड अपनाने से एक बदलाव आया, हर लोगों तक को जो है सो भोजन और दूध मिलना शुरू हो गया। तो इसको कहा गया व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन। उसी तरह से पल्सेज में भी किया गया, तो पल्सेज का नाम दिया गया गोल्डन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन, है ना। उसके बाद मछली का, क्योंकि हम लोग फूड के लिए एनिमल्स पे भी डिपेंड रहते हैं, तो मछली के प्रोडक्शन को भी कई गुना इंक्रीज कराया गया। उसका नाम दिया गया ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन, है ना। उसके बाद मांस के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, तो उसका नाम दिया गया रेड रिवॉल्यूशन। रेड रिवॉल्यूशन, है ना। तो ये जो रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया, आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के कलर के आधार पर दिया गया है। तो क्यों इसका कलर के आधार पर नाम दिया गया है? तो चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि रिवॉल्यूशन जो है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, ये अनाज से रिलेटेड है, सीरियल से, यानी कि हर्बेसियस प्लांट, जो ग्रास के जैसा दिखता है, घास के जैसा। धान गेहूं का जो पौधा आप देखते हो वह घास के जैसा दिखता है। तो इसका जो कलर होता है, इसका जो रंग होता है, वह ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इसका नाम ग्रीन रिवॉल्यूशन दिया गया। व्हाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू मिल्क, दूध से इसका रिलेशन है। तो दूध का जो रंग होता है वो व्हाइट होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया व्हाइट रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है, ये पल्सेज, है ना, ये हो गया ग्रेन, है ना, अनाज। इसको व्हाइट रिवॉल्यूशन को बोला जाता है मिल्क के क्षेत्र में कई गुना बढ़ोतरी हो गई। गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है, ये हो गया पल्सेज। दाल का कलर जो होता है वो गोल्डन कलर का होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया गोल्डन रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन, ये जो है सो फिश, मछली का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया, तो उसमें एक चेंज आ गया, उसको हम लोग ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू जो होता है, वाटर का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, इसलिए इस रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया ब्लू रिवॉल्यूशन। और फिश जो होता है, एक्वेटिक होता है, वो पानी में रहती है, तो इसका नाम ब्लू रिवॉल्यूशन दिया गया। रेड रिवॉल्यूशन, यानी कि जो फ्लेश, मांस, मीट, है ना, मांस में के प्रोडक्शन में कई गुना बढ़ोतरी हो गई, है ना, इसलिए इसका नाम जो है सो रेड रिवॉल्यूशन दिया गया।